हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी का लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर का आज हम लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैं इस चैप्टर को आज ख़त्म कर दूंगी पूरी तरह से, क्योंकि कल कुछ माइक इशू हो गया था, आपको पता है। इस वजह से चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा बाकी रह गया। वैसे भी ये 2 में ही पूरा होता, 1 में नहीं पूरा होता, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आंसर भी इसमें बहुत सारे और इसके क्वेश्चन आंसर लघुत्तरात्मक में भी आते हैं, निबंधात्मक में भी आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आप इसी तरह से इसको पढ़िएगा। तो सबसे पहले तो सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 अच्छा जाए आपका ये साल, बहुत खुशी से रहो, बहुत खुशियाँ मनाओ अपने सपरिवार। तो बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति आपको भी, आप सभी को। तो चलिए, कमेंट मैंने यहाँ देख लिया है, तो फ़ोन नहीं उठाऊंगी मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिना फ़ोन उठाए और मैं सीधा टॉपिक पे आ जाऊँ, है ना, पॉइंट पर आ जाऊँ। तो यूपी बोर्ड की क्लास नहीं है, ये एनसीईआरटी बोर्ड की क्लास है, जहाँ पर भी एनसीईआरटी चलती है, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 जो बुक चलती है, अगर वहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज दूसरे जैसे बिहार बोर्ड में लोकल बोर्ड जो है या यूपी बोर्ड में लोकल बोर्ड है, वहाँ पर ये चैप्टर नहीं चलता है। तो प्लीज़ अपना समय ना बर्बाद करें, कहीं और पर ध्यान लगाए। अगर कोई और क्लास चल रही है या फिर आपका कोई बैकलॉग रह गया है तो वो पूरा करिए। मैं ठीक हूँ बेटा, शिवम बिल्कुल ठीक हूँ। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ने वाले यहाँ पर ओम थानवी जी के द्वारा लिखा गया एक लेख है, अतीत में दबे पांव, और इसका आज हम सेकंड लेक्चर करने वाले। फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया था, तो सेकंड लेक्चर को आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी। क्वेश्चन आंसर सारे ही इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पर मुझे लगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ उसको नोट कर लूँगी और आप भी उसे नोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2, अतीत में दबे पांव। तो हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो है आज के विश्व में जितनी भी सभ्यताएं जो निकली हैं, उन सभ्यताओं में सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन सभ्यता जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सिंधु नदी के किनारे पर बसी सभ्यता थी, और इसमें जो भी जैसे जो भी टूटी फूटी चीज़ें निकली है, या जो भी कक्ष निकले हैं, या जो भी खुदाई में जो भी सामान निकले हैं, उन सामानों की जाँच पड़ताल करने के बाद में हमारी संस्कृति सभ्यता के अंशों के बारे में जाना गया है। तो ये है पुरातत्ववेत्ता, और पुरातत्व वैज्ञानिक जो है वो अपनी पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं। अब फिलहाल जो है वर्तमान में इसकी खुदाई रोक दी गई है, क्योंकि जहाँ पर खुदाई हो रही थी वहाँ पर दलदलीय इलाका आ गया है। उस दलदलीय इलाके के कारण वहाँ पर अब खुदाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो चलिए अब, तो मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ता, ये देखिए पहले से ही ये तो इधर उधर होने लग जाता है। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डीके हलवा, दीक्षित, काशीनाथ जी की खुदाई में। अब डीके जो नाम है वो दीक्षित, काशीनाथ जी का अलग अलग शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म से भी आपको याद करना होगा। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। क्या है भाई? 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी बस्तियों में? एक तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दोनों ही बस्तियों में जो डीके हल्का है ना, मतलब ये जो दीक्षित, काशीनाथ जी हैं, इन्होंने जहाँ जहाँ खोज करी है, जिनको जांच पड़ताल करके निकाला है, खुदाई में निकाला है, जिनकी इतिहास को वे जान पाए हैं और इतिहास को बताने में सफल हुए हैं, उन स्थानों पर उन पुरातत्ववेत्ताओं का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है, ठीक है, और यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है और इसकी चौड़ी 33 फुट है, चौड़ाई जो है वो 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, 3 तरह के वाहन भी चलते थे, देखिए उसके साक्ष्य मिले। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ी एक साथ आसानी से आ जा सकती है। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था, ठीक है। तो दिखती सी बात है, हमारी भी सड़कें वहीं पहुंचती है जहाँ बाजार था, या फिर एक स्थान को दूसरे स्थान पर जोड़ने का कार्य था। इस सड़क के दोनों ओर घर है, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। ये देखिए, घर तो है, ये यहाँ पर देखिए सड़क है, और जो घर बने हुए हैं उसकी सिर्फ पीठ है, और जो दरवाजे हैं वो यहाँ पर खुले हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ पीठ है, दोनों और पीठ बनी हुई है,
ठीक है। मतलब अब तो क्या होता है कि सड़क के सामने घर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि फटाफट आओ और जल्दी से बैठ जाओ और जाओ, है ना। लेकिन पहले क्या हुआ करते थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कालीन जो सभ्यता थी उसमें सड़क की तरफ दोनों तरफ पीठ थी, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में। यह दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कारबजीए ने इस्तेमाल की थी। इसका मतलब चंडीगढ़ में जो घर बने हुए हैं वो इसी शैली में बने हुए हैं। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता, आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है और फिर घर की गली में और फिर घर में। क्या कारबजीए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली थी क्या? वह कहते हैं कविता में से कविता निकलती है, यानी कि कलाओं की तरह वास्तुकला भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। मतलब कहीं ना कहीं से चेतन अचेतन मन के अंदर ऐसा कारबजीए के मन मस्तिष्क में होगा। कारबजीए हमारे जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन संस्कृति के कोई पूर्वज होंगे जिनका मन मस्तिष्क चेतन अवचेतन के द्वारा उनको याद हुआ होगा कि भाई हाँ, इस तरह से पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन जो नगर थी, नगर व्यवस्था थी, जो सड़क के पीट करके जो घर बनाए जाते थे, ऐसा ही उन्होंने चंडीगढ़ के एरिया में, जो चंडीगढ़ शहर में घर बनाए होंगे। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समान अंतर दिखाई देती है। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है और घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होदी तक पानी आती है और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है। कहीं कहीं वे खुली है पर ज्यादातर बंद है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकारों का यह बेहतर उदाहरण है। स्वास्थ्य के प्रति मतलब कि जो नालियां हैं वो ढकी हुई होनी चाहिए, तो ये सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन जो नालियां हैं या नगर व्यवस्था थी, ये जो पानी निकासी की जो मतलब स्नानागार से या पानी निकासी की जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। वो स्वास्थ्यवर्धक थी, स्वास्थ्य का ध्यान रख रही थी। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता थी। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं और इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। सबसे पहले क्या है भाई? कुओं का प्रबंध है। जो कुएं किस तरह के थे वहां पर, बस्ती और नगर व्यवस्था थी, ये जो इमारतें थी इनका तो अलग ही था, इनका जो आकर्षण था वो तो अलग ही था, लेकिन कुएं अपने आप में एक अलग से आकर्षण उत्पन्न कर रहे थे। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने थे। अब भाई कुएं को जो खोदते हैं ना बच्चों, तो टेढ़ा मेढ़ा खुदता है, बाद में उसको बांधा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि कुओं को बांधना। तो बच्चों कुओं को बांधना आज से नहीं हो रहा है। जॉन मार्शल ने जब इसकी स्थापना करी थी, या हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता को ढूंढ निकाला था, उससे पहले भी प्राचीन समय से कुओं को बांधने की परंपरा चल रही है। भाई नलकूप वगैरह है, ये तो बोरवेल है, ये तो सब अभी आए थे। डैम भी बहुत बाद में बनाए गए थे। क्यों? डैम से क्या होता है, एक तो सिंचाई, नदियों का पानी जो है रोक लिया जाता है, अनवरत नहीं बहा जाता है। जैसे बारिश के दिनों में अगर रोक लिया है तो वो गर्मी के दिनों में काम आता था, तो इसलिए भी डैम का निर्माण किया जाने लगा। तो जो डैम है उसका निर्माण भी बहुत बाद में किया जाने लगा था, उससे पहले ही कुओं का प्रबंध था। तो अति प्राचीन काल से ही कुओं का प्रबंध था कि भूमिगत जल को किस तरह से अधिग्रहण किया जाए या भूमिगत जल का किस प्रकार से उपयोग में लिया जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी था। तो कुओं को बांधने की जो परंपरा है अति प्राचीन काल से भी हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन संस्कृति जो खुदाई में मिली है उसके बाद से कुओं को बांधने की परंपरा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार का जीवन यापन करा है, जिस प्रकार की संस्कृति का अनुकरण किया है, वो संस्कृति मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन संस्कृति से मैच खाती है, उससे मिलती है। तो ऐसा लगता है कि हमारे जो पूर्वज है, यानी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन संस्कृति हमारी संस्कृति, हिंदू धर्म की संस्कृति है। ठीक है, इससे ये साबित होता है। आगे चलिए। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है, पहली ज्ञात संस्कृति जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे, केवल मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा का तो कभी काउंटिंग नहीं किया। मोहनजोदड़ो में ही केवल कितने 700 के आसपास कुएं थे उस सभ्यता में ही, उतने से छोटे से शहर में। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार, बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं।
जल संस्कृति कहेंगे कि जल का सबसे पहले तो उपयोग करना, भूमिगत जल का उपयोग करना, फिर जो जल का उपयोग किया है उस जल की निकासी का कितना अच्छा सा जो उन्होंने तरीका कर रखा था, जो निकासी का काम था वो कितना अच्छा बेजोड़ था, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, जल संस्कृति भी कह सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। एक हल्का है जिसका नाम क्या है, डीकेजी। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। अब मोटी दीवार बनाने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कि मतलब 2 मंजिल होगी, इसलिए मोटी दीवार बनाइए ताकि उसको आधार अच्छा मिले। आधार अच्छा मिलेगा तो मजबूती अच्छी रहेगी, तो इस आधार पर भी मतलब उसको मोटा बनाया गया है। तो अनुमान लगाया गया है कि इसके ऊपर 1 मंजिल और होगी। आपने भी देखा होगा कि घर जब बनते हैं, अभी जैसे फ्लैट बनते हैं वो तो इक्वल बनते हैं, जब घर बनते हैं और घरों के ऊपर एक बिल्डिंग और बनानी होती है किसी और को, जैसे 2 मंजिल का ही घर बनाना है, तो वो क्या करते हैं भाई, जो नीचे वाली जो नींवें होती है वो बहुत चौड़ी चौड़ी होती है, फिर नींवों के बाद में दीवारें होती है, फिर दीवारों के बाद में अगर 1 मंजिल और बनी है तो वो दीवार थोड़ी सी छोटी होती है, फिर उसके भी ऊपर बनेगी तो फिर वो छोटा अपना आकार जो है वो छोटा छोटा करता जाएगा, क्योंकि जो बेस है ना उसको मजबूत रखना होता है। तो जितना नीचा बेस है उतना मजबूत, और फिर उसके ऊपर वाला फिर उससे कम, फिर उससे वाला उससे कम, इस तरह से आधार बनाया जाता है। ठीक है, तो दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद या तह शहतीरों की जगह हो। शहतीर क्या होते हैं बच्चों, आपने देखा क्या होता है कि जैसे दीवार बनी है, आपके यहाँ पर भी कभी घर में कोई दीवार बनी होगी, तो इस तरह से ईंटों का बहुत मतलब किस तरह से होता है आपको पता है ना, ईंटें लगा लगा के बनाते हैं। अब ये मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि मैं बताऊंगी कैसे फिर आपको। अरे भाई क्या है, ठीक है, जैसे ईंटें लगा लगा के बनाते हैं, देखिए फिर हट गया। तो क्या होता है यहाँ पर, नहीं ये तो चला गया है, हाँ, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए बच्चों कि आपने देखा होगा ऐसे होल रखे जाते हैं ईंटों के बीच में, है ना, ऐसे छेद रखे जाते हैं और छेद के अंदर जो बल्लियां फंसाई जाती है, क्योंकि आपको डबल मंजिल बनाना है, तो डबल मंजिल के लिए आपको यहाँ पर कुछ ऐसे चाली बल्ली वगैरह ऐसे इस तरह की एक ऐसे करी हुई एक सीढ़ी टाइप होती है, और यहाँ से छेद रखे होते हैं, छेद से बल्लियाँ बाहर निकाली जाती है, और बल्लियों के ऊपर एक ऐसा बांस की ऐसी जाली सी बनाकर और उसको रखा जाता है। फिर उसके ऊपर खड़े होकर वो यहाँ पर जो भी है वो काम अपना करते रहते हैं। फिर और ऊपर जाना है तो इस तरह से बल्लियाँ बनाई जाती है, और ऊपर जाना है तो बल्लियाँ बनाई जाती है। तो ये छेद जो है वो आज की संस्कृति में भी है। अब मुझे कैसे पता है कि मेरे घर में भी मेरे यहाँ पर भी जो घर बन रहा था उसमें ऐसे छेद रखे हुए थे, होल बने हुए थे, होल के अंदर बल्लियाँ फंसाई गई थी और उनको आधार दिया गया था, अच्छे से मजबूत रखा गया था। उसके बाद उसके ऊपर ऐसे एक बांस की बनी हुई ऐसी सीढ़ी नुमा जो थी उसको रख दिया जाता है। उसके ऊपर खड़े होकर जो मिस्त्री और जो भी होते हैं ना मजदूर वगैरह वो काम करते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं, हम हड़प्पा कालीन मोहनजोदड़ो कालीन चीज़ों को देख रहे हैं, वो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी संस्कृति में अनुकरण की जाती है, हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि इसीलिए कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और यहीं से शुरू हुआ था हिंदू धर्म। ठीक है, सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें, 1:2:4 कैसे, जैसे 1 ईंट का आकार ऐसा होता है ना, रेक्टेंगुलर होता है। अब रेक्टेंगुलर में 3 तरह के साइज होते हैं, एक तो ये होता है, एक ये होता है और एक मोटापन है, मतलब चौड़ी कितनी लंबी है, कितनी ऐसे है और कितनी ऐसे है। तो वो 3 तरह का अनुपात आता है, 1:2:4 अनुपात की। ठीक है, सभी भट्टी में पकी हुई और पकी हुई ईंटें थी। हड़प्पा से हटकर वहाँ पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ है और कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई देती है। सिर्फ पत्थर से नालियां ढकी हुई दिखाई देती है, लेकिन नालियां भी बनी हुई है वो पक्की ईंटों से ही बनी हुई है। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हो, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर है। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा। उद्यम का मतलब क्या है, कोई उद्योग, कोई किसी प्रकार का उद्योग होता होगा।
कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म, हालांकि या तो कुम्हारी का काम यानी कि कोई चाक का काम होता होगा जिसमें पकाया बुनाया जाता होगा, या फिर कोई धातु का काम होगा, जैसे वहाँ पर कौन सी थी भाई, तांबा थी तो हो सकता है ताम्र युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं, तो धातु का काम भी होता होगा। हालांकि सभी घर खंडर है और अब दिखाई देने वाली चीज़ों में हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम वहाँ पर हमें किसी प्रकार के ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। घर छोटे भी और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में है। कतार का मतलब एक लाइन में है, सभी घर एक ही लाइन में है, एक तरह से ऐसे बने हुए हैं, एक ही लाइन में बने हुए हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुना 30 फुट का होगा और कुछ इससे दुगुने और तिगुने आकार के भी होंगे। कुछ बड़े थे और कुछ तो 3 गुना बड़े थे, कुछ 2 गुना बड़े थे, कुछ ज़्यादा बड़े थे और कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। तो घर तरह तरह के थे, ठीक है। इनकी वास्तुशैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती थी। वास्तुशैली यानी कि जो बनाने का तरीका था वो काफ़ी हद तक एक जैसा था। वहाँ पर जो वास्तुशैली थी यानी कि घर बनाने की जो तरीका था वो तरीका सभी का एक जैसा प्रतीत होता था। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगर वासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता था और इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे होते थे। अब ये भी अनुमान लगाया गया है कि भाई एक घर ऐसा होता था घर के बीच में कि जो मुखिया का घर होगा यानी कि जो राजा का घर होगा और उसमें एक 2 बरामदे 2 आंगन थे और करीब 20 कमरे थे। इसका मतलब वहाँ पर काफ़ी लोग रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे और बहुत सारे राजसी यानी कि मुखिया का जो काम होता है उस काम के अकॉर्डिंग भी उनको कमरे चाहिए होते हैं, इसलिए भी बनाया होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया गया है, संस्कृति को बताया गया है और ये जो संस्कृति है वो हमसे जोड़कर, हमारी हिंदू संस्कृति को जोड़कर और फिर समझने की कोशिश की गई है। डीकेबीसी हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर में से मिली थी। डीकेजी मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फरलांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है। किसके नाम पर है? हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है। और डीकेजी का हल्का है। 2 हल्के किसके भाई? डीकेजी के, दीक्षित काशीनाथ जी के, ठीक है, याद रखना, जिन्होंने 1924-25 में राखलदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। और यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है, वहां पर म्यूजियम में, अजायब घर में रखी गई है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता था। उपासना यानी कि जहां पर श्रद्धा का केंद्र है या पूजा पाठ का केंद्र, वो कहा जाता था। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जाती है और ध्वस्त है, पूरी तरह से कैसी है? ध्वस्त है, नष्ट हो चुकी है। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना है। रंगरेज किसे बोलते हैं बच्चों? जहाँ पर कपड़ों की रंगाई छपाई होती है। अब रंगाई छपाई होती है इसका मतलब कपड़ा था इसका मतलब कपास था, और कपास था इसका मतलब खेती होती थी, है ना। इससे भी अनुमान लगाया जाता है। एक चीज को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से जोड़कर हम देखते हैं तो कहानी अपने आप बनती है। तो यहाँ पर भी जो कहानी है वो स्वतः ही अपनी कहानी, अपने शब्दों को प्रकट कर रही है। क्या कह रही है कि माधव स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है, ठीक है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। रंगरेज के कारखानों का कैसे पता लगाया कि जमीन के अंदर गोल गोल उंडे गड्ढे हैं और वो काफी अच्छे, मतलब उसको ईंटों से पूरी तरह से क्या कर रखा है, जमा के रखा हुआ है गोल गड्ढों को। उससे पता लगाया कि यहाँ पर क्या होता होगा भाई, कलर की भट्टियां होगी, रंग की भट्टियां होगी और कपड़ों की रंगाई छपाई हुआ करती होगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ रंगरेज का कारखाना हो सकता है, रंगाई छपाई का कारखाना हो सकता है। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। 2 कतार है, 2 लंबी लाइन है, उसमें तो 16 तो छोटे 1 मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर और दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नाना घर यहाँ भी सब घरों में है। अब देखिए हर घर में बाथरूम बताया गया है। तो ये जो स्नाना घर का जो कॉन्सेप्ट है
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि शौचालय होना चाहिए। शौचालय होने में हमने काफ़ी समय लगा दिया है, 21वीं सदी में हम बोल रहे हैं कि शौचालय होना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता है हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज भी नहीं कहेंगे, अति प्राचीन पूर्वज, यानी कि आज से 5000 साल पहले भी ये व्यवस्था थी कि घर में ही स्नानघर हुआ करते थे। तो हो सकता है इतने साल बाद तो फिर शौचालय भी घर में होने चाहिए, तो नहीं हुए, और उसके कारण कितनी बीमारियां हुई। देखिए, सब में 2-2 कमरे, स्नानघर भी यहाँ सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए है। सामूहिक प्रयोग यानी कि सभी उसका प्रयोग करते थे। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। ऐसा सोचा जा रहा है कि जो रंगरेज का कारखाना था उस कारखाना के कर्मचारियों के घर हुआ होंगे, या फिर कोई अधिकारी जो होंगे उनके घर हुआ करेंगे। जो बड़े घर थे वो अधिकारियों के होंगे, और जो छोटे छोटे बहुत सारे घर जो है वो कामगारों के हुआ करते होंगे, जो एक साथ अपनी एक जैसी शैली में जीवन यापन करते थे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो, मतलब सब कुछ या तो चौकोर निकला गया है। देख लीजिए, इस तरह की ये बुद्ध की जो खंडित मूर्तियां हैं ये भी मिली है, तो इसका मतलब बौद्ध धर्म का वहाँ पर काफ़ी बोलबाला था। ठीक है, बौद्ध धर्म अति प्राचीन माना जा रहा है, तो बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था, तो ये मूर्तियाँ भी मिली है वहाँ पर। मतलब या तो चौकोर है या आयताकार है, इसी तरह से हर चीज में। और जो गोल आकार दिया गया है, या तो चौकोर या आयताकार है, गोल आकार दिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कुओं का है। कुओं का आकार ही गोल है, बाकी तो चाहे आप स्नानागार की बात करें, चाहे आप कारखानों की बात करें, या फिर आप कुंड की बात करें, या अनुष्ठान महाकुंड की बात करें, किसी की भी बात करें, या तो चौकोर है या फिर आयताकार है। गोल की बात करते हैं तो गोलाई सिर्फ कुओं की है। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तोलने के बाट आदि सब छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है कि क्या करा होगा। बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे कमरे हैं तो क्या करा होगा। इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। दूसरी तरफ ये विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली भूतल जमीन में मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तानी पुरातत्ववेत्ताओं ने ही यहाँ पर खुदाई करी, ऐसी बात नहीं है। विदेशी लोग भी आए हैं और जानने की कोशिश किए भाई क्या है, किस तरह कैसा जीवन था, कौन सी सभ्यता। अचानक से कुछ होता है तो सभी आ जाते हैं ना। मतलब अब तो यहाँ पर मीडिया आ जाती है सबसे पहले, कि मीडिया के आ जाती है तो सबको पता चल जाता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और पहले ये जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, पुरातत्ववेत्ता होते थे, ये कुछ अनुमान लगा के अपना इतिहास बताते थे। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं और कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान है, पर सीढ़ियां नहीं है। ऊपर की मंजिल के निशान तो है लेकिन सीढ़ियां वहां पे नहीं दिखाई दी है। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही होगी जो कालांतर में नष्ट हो गई, क्योंकि लकड़ी नष्ट हो जाती है। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां जरों के साथ सजा रही हो। खिड़की का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत है। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटे संकरी सीढ़ियां हैं और उनके पायदान भी ऊंचे हैं। पायदान का मतलब होता है उनके जो उतरने का जो स्थान है ना, मतलब पायदान वो भी ऊंचा था। मतलब घर की जो कहते हैं ना, कुर्सी बोलते हैं, घर को ऊंचा लिया गया था, पायदान थोड़ा सा ऊंचा किया गया था। ऐसी जगह की तंगी, ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा, शायद ऐसा सोचा होगा, शायद कम जगह थी इसलिए उन्होंने पायदान को ऊंचा रखा होगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए, ये अतीत में दबे पांव के आधार पर हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन स्थानों पर खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुए वो सारी चीज़ें देख रहे। मैं तो कभी गई नहीं हूँ, शायद बहुत कम लोग जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो खुदाई में मिली जो हुए जो शहर है उनका अवलोकन करके आए हैं, उनको देख कर आए हैं, वहाँ घूम कर आए हैं। बहुत कम लोग होते हैं, उनमें से कुछ विरले लोग होंगे, लेकिन मैं तो नहीं गई हूँ और नहीं लगता है कि शायद जा पाऊँगी, और आप में से भी शायद किसी ने नहीं देखा होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो अति प्राचीन संस्कृति थी, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, उसके अवशेष किन तथ्यों में, किन आधारों पर मिले हैं। हो जाए शेर आदि गेंडा इस मरुभूमि में। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियां, दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। छज्जे होते हैं ना, आप जानते हो छज्जे क्या होते हैं? दरवाजों, ये दरवाजा बना हुआ है, ठीक है, कैसे बनाते हैं, एक तो ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है। ये दरवाजा बना हुआ है इस तरह से, और जब हम खोलते हैं तो यहाँ पर एक तरह से ना पत्थर लगाया जाता है
कि बारिश वगैरह आती है तो डायरेक्ट दरवाजे पर ना आए, थोड़ी सी रुक जाए। इसी तरह से जो विंडोज़ बनी हुई होती है, खिड़कियाँ बनी हुई होती है, खिड़कियों के यहाँ पर भी एक पत्थर लगाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं। ठीक है, छज्जों के चिन्ह नहीं है, मतलब हो सकता है वहाँ छज्जे नहीं बने हो। गर्म इलाके के घरों में छाया के लिए यहाँ आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोरों के पशु याद भूमि में हो नहीं सकते, पशु याद है जो भूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्व शिरीन रत्नाकर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो की खुदाई, किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि नहरों का भी विकास उस समय हो चुका था, मतलब नहर भी बनी हो चुकी थी। यानी बारिश उस काल में काफी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर हो चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? क्या ऐसा हुआ कि यहाँ सब लोग छोड़कर ही चले गए हो, मतलब सब कुछ यहाँ रहते ही ना हो, या फिर ऐसा हुआ कि जलमग्न हो गया हो, या फिर ऐसा हुआ कि कुछ भूकंप वगैरह आया हो और सब पता नहीं क्या जो पूरा शहर का शहर है नीचे जमीन में धंस गया हो? क्या होगा उसके लिए तो अनुमान लगाया जा सकता है। या फिर पानी की कमी के कारण, सिंधु नदी जिसके किनारे पर थी और सिंधु नदी के होते हुए भी पानी की कमी के कारण वो लोग यहाँ से चले गए हो, तो ये भी अनुमान लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ पता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते थे। सूने घरों में हवा की लय ज्यादा गूंजती थी, मतलब डरावनी भी लगती थी। आपको पता है बच्चों, आपने एक गांव का नाम सुना होगा, कुलधरा, है ना। ये जो कुलधरा गांव है ये जैसलमेर में है, राजस्थान के जैसलमेर शहर में ये गांव है और ज़िले में। इस गांव की एक विशेषता ऐसी है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर रातों रात गांव जो है खाली हो गया राजा के अत्याचार के कारण, या कुछ ऐसा हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि रातों रात पूरा गांव, कुछ नहीं बचा। ऊपर के जो छप्पर थे ना वो तक हट चुके थे, पूरा गांव खाली हो चुका है, बच्चा मतलब कुछ भी वहाँ पर मृत कुछ भी नहीं बचा है, बर्तन वगैरह कुछ नहीं बचे हैं। तो मतलब ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हमारे मोहनजोदड़ो हड़प्पाकालीन समय की बात नहीं है, ये अभी की बात है और प्राचीन समय की बात है कि पहले यहाँ लोग रहते थे लेकिन अब नहीं है। लेकिन वहाँ की जो इमारतें हैं, है ना, वो वहाँ की जो इमारतें हैं या जो खंडर है वो पूरी तरह से मोहनजोदड़ो जैसे खंडर दिखाई देते हैं। बस ये है कि उनको खोदा नहीं गया है, वो ऐसे ही दिखाई दे रहा है और मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन जो खंडर है वो दिखाई दे रहे हैं। तो कुलधरा में शायद आपने ना एक फिल्म देखी होगी, कालो फिल्म है। उस कालो फिल्म में क्या होता है, गांव के लोग जो है बस की यात्रा करते हैं और बस की यात्रा करते वक्त रात हो जाती है और रात होते ही वो कुलधरा नामक गांव को क्रॉस करने वाले होते हैं। अचानक से पता नहीं बस खराब हो जाती है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हाँ कुलधरा जो गांव है वहाँ पर आते हैं और कुछ ऐसे कहते हैं भूत, मतलब एक हॉरर फिल्म थी एक तरह से ना, गोस्ट आते हैं, भूतों की कहानी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, ये सब फालतू की बातें हैं। कई फिल्मों की शूटिंग तक भी हो चुकी है वहाँ पर। ठीक है, आपने एक फिल्म देखी होगी शक्ति, शाहरुख खान और करिश्मा कपूर की फिल्म थी, काफ़ी पुरानी फिल्म है। उसमें वो खंडर बताया गया कुलधरा वाला पूरा। वहाँ पर जो संजय कपूर होता है, एक एक्टर होता है, वो छिपने के लिए उस एरिया को लेता है और वहाँ जो करिश्मा कपूर अपने बच्चे को सेव करके और फिर उस कुलधरा से निकलने की कोशिश करती है। तो वो जो शूटिंग है पूरी कुलधरा में ही हुई थी। तो वो भी एक इसी तरह का खंडर दिखाई देता है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन खंडर जो है ना ऐसा ही दिखाई देता है। तो वहाँ पर खंडरों में क्या होता है बच्चों कि हवा वगैरह जब चलती है ना तो साए साए ऐसी अजीब सी, क्योंकि एक तो खुला एरिया है, ऊपर से छोटी छोटी दीवार जो है, दीवारों के बीच में विंडोज़ बने हुए हैं, मतलब कुछ खिड़कियाँ हैं, कुछ टूटे फूटे भाग है, उनसे टकरा के ऐसे ऐसे जब गुजरती है ना तो हवा भी अपनी आवाज़ के साथ गुजरती है, पता ही नहीं चलता। हम बोलते हैं ना हवा को न सुन सकते, न देख सकते हो, न उसका स्वाद चख सकते हो, लेकिन ऐसे स्थानों पर हम हवा को सुन जरूर सकते हैं। तो वो जो सुनाई देती है ना वो काफ़ी डरावनी सी लगती है। तो ये भी है कि उस समय भी जो ये पुरातत्ववेत्ता है बहुत बड़ा जिगर लेकर और फिर जाते होंगे। नहीं, चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं।
इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। ठीक है, ऐसी हवाएं चल रही थी कि जो कोने हैं ना, उन कोनों में जो अंधेरा है वो भी सुनाई दे रहा था। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडर है। अब खंडर में क्या होता है, सब कुछ टूटा फूटा रहता है, एक घर से दूसरा, दूसरे घर से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। आपको ऐसा नहीं है कि मेन गेट से बाहर आना है, फिर दूसरे में जाना है, फिर बाहर आना है, फिर दूसरे में जाना है, ऐसा तो नहीं हो रहा था। आखिर सब खंडर है, सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है, एक घर दूसरे में खुलता है और दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता है, घर, हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों न हो। इसमें कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था। मतलब जो भी व्यक्ति आता था बहुत धीरे धीरे एक घर से दूसरे घर में जाने की कोशिश करता था। मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहल कदमी करना, जैसे हमारी संस्कृति में कहा गया है कि किसी के घर में ऐसे ही नहीं घुस जाना चाहिए, है ना, बिना परमिशन के। और अगर जा रहे हो तो नॉक करना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए, फिर आपको घर में जाना चाहिए। घर में जाकर भी आपकी जहाँ पर औपचारिकताएं हो रही है, जहाँ पर आओ भगत हो रही है, अतिथि सत्कार हो रहा है, वहाँ आपको रुकना चाहिए। फिर उसके बाद में वो कह रहे हैं कि अंदर जाइए तो जाना चाहिए, वरना क्या हमारे संस्कार कहते हैं कि हम किसी के घर में ऐसे ही उठकर चल जाए, उनके मेन रूम में चले जाए? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे संस्कारों में है। तो यहाँ जो पुरातत्ववेत्ता है वो भी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर में जो जा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे संस्कार क्या कह रहे हैं। और ये सही भी नहीं है कि मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही नहीं हो और किसी अजनबी घर में अनधिकार, बिना अधिकार के चहलकदमी का अपराध बोध भी हो रहा हो। ऐसा लग रहा है बिना परमिशन के हम किसी के घर में जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब लोग जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल कोई यहाँ बसता था, जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर यह घर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, महज इसलिए कि पश्चिमी राजस्थान सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। पश्चिमी राजस्थान कहो या सिंध गुजरात का भाग कहो, एक जैसा माना जाता है। कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती है, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आ गई। जैसे देखिए, जैसे मैंने जिस कुलधरा का नाम लिया था ना, वो यही है। या जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गाँव है। यह खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गमी क्यों है भाई? गम क्यों व्याप्त है? क्योंकि खाली है। गांव में घर है पर लोग नहीं, पूरा गांव बसा हुआ है लेकिन वहां पर लोग नहीं रहते हैं। तो देखिए, अगर ये पुरातत्व विभाग ने ये सारी चीज़ें खोद निकाली है तो बहुत अच्छे से धीरे धीरे ब्रश ले लेके उसको खोदा है, कंघी से मिट्टी को हटाने का प्रयास करा है ताकि कुछ भी चीज़ खंडित ना हो, कुछ भी नष्ट भ्रष्ट ना हो। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए और घर खंडर हो गए, पर डहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी है जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले, शायद शाम ढले लौट आने वाले हो, ऐसा लग रहा था। लेकिन वो लोग वापस कभी आए नहीं और अभी तक भी पता नहीं चला है कि वहाँ के लोग कहाँ गए हैं। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले थे। अब देखिए, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान, गुजरात और जो सिंध पंजाब है वहाँ पर भी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे घर मिले हैं इसी क्षेत्र में जहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कालीन सभ्यता है ना, इसी एरिया के इसी मुहाने पर जो घर मिले हैं वो कुछ कहीं हद तक हड़प्पा कालीन संस्कृति को, मोहनजोदड़ो कालीन संस्कृति को बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि ये जो शहर है, ये जो घर है, इस तरह के हुए होंगे। जॉन मार्शल की निर्देशन में ये खुदाई हुई थी सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी शासन था, आपको पता है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था।
उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। अब सिंध में जिस बैलगाड़ी का यूज किया जा रहा था उस समय 1000 साल पहले, और वही बैलगाड़ी का चित्र जॉन मार्शल ने एक पत्रिका में छपाया था और उसमें पूरा लिखा था कि ये मोहनजोदड़ो कालीन सभ्यता की बैलगाड़ी का चित्र है। वहां पर इतनी ठोस बैलगाड़ी थी। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। ठोस पहिए क्या होते थे बच्चों, कि लकड़ी तो होती थी और इस तरह से पहिए होते थे, इस तरह से पहिए होते थे। आपको पता है ना, बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में। और फिर ये जो पहिया होता था ना, ये पूरा किसका होता था, लकड़ी का होता था। लेकिन लकड़ी के ऊपर है ना लोहे की एक पूरी मोटी सी परत चढ़ाई जाती थी। उससे क्या होता था, ये पहिया है ना मजबूत हो जाता था, टूटता फूटता नहीं था। और वैसे भी लकड़ी भी उस तरह की ली जाती थी। अब तो बहुत सारी कीले वगैरह लगा के और फिर जोड़ा जाता है। पहले तो पता नहीं, पत्थर को भी पत्थर के अंदर फंसा के जोड़ दिया जाता था। सीमेंट तो बना नहीं था उस समय और कीले वगैरह भी नहीं बनी थी। लेकिन पता नहीं कैसे वो लोग किस तरह से अपनी कारीगरी से इसको जोड़ने का प्रयास करते थे। तो ऐसा होता था पहिया। तो पहिए का आविष्कार पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। ओम थानवी जी कह रहे हैं दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी और बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। उतारू जीप से जो उतर जाते हैं और फिर बैलगाड़ी में लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं होते, पंचर वंचर हो जाते हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े का भी, यानी कि गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। अब जब हवाई जहाज के पहिए थोड़े से डैमेज हो जाते थे तो उनको भी रीयूज करने के लिए या तो बैलगाड़ी या फिर, क्योंकि हवाई जहाज के पहिए जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो ऊंट बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, इसलिए ऊंट गाड़ी में उनको लगाया जाता था। ठीक है। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब वहां भी इस्तेमाल होता होगा। मतलब वहां भी होता होगा क्या, कब, जहां पर हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो के समय की बात कर रहे हैं, तो क्या बैलगाड़ी दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का जो इस्तेमाल है वहां होता होगा? क्योंकि अब ऐसा तो है, खेती है और जानवर तो शुरू से ही थे। ठीक है, अगर खेती है तो बैलों का भी प्रयोग किया होगा, बैलों का करा है तो ऊँटों का भी प्रयोग करा होगा, कुछ ना कुछ तो करा ही होगा उन लोगों ने। आगे देखिए, हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। खंडरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। मतलब आपको ये नहीं पता लगने देगा कि ये सारा सामान जो है खंडर से निकला हुआ है। इतना अच्छा सामान था वो, इस तरह से उसको रखा गया था। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो, और सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली, लंदन में है। जो मेन चीज़ें थी ना वो तो कराची में, क्योंकि कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है और उस समय तो पाकिस्तान में ही था। लाहौर, दिल्ली, लंदन में है। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें वहाँ प्रदर्शित है, पहुँची हुई है, सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। कि जितनी चीज़ें भी हम देख रहे हैं हमारे दिल्ली संग्रहालय में, वो काफ़ी होती है कि ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के तत्व है। बच्चों, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है ना, अब वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद, चाक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंगी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए हैं। कि अब वो चोरी हो गए हैं, जो सोने के गहने मिला करते थे। एक खास बात यहाँ भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो है पर हथियार कोई नहीं है। औजार किसे कहेंगे? जैसे आपने चाकू छुरी ले ली तो उसको शायद सब्जी वगैरह काटने के लिए होगा, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट जो थे, औजार क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन वेपन्स नहीं थे, यानी कि हथियार नहीं थे। उससे क्या पता चलता है? देखिए,
मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं, कि राजतंत्र जहां पर राजा का शासन होता था वहां हथियार मिलना अवश्यंभावी है, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता में हथियार उपलब्ध नहीं हुए हैं। इससे साबित होता है कि मोहनजोदड़ो में राजतंत्र नहीं था, इससे साबित होता है। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वहां अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद वहां न रही हो, और वे ये मान रहे हैं कि शायद कोई सैन्य सत्ता यानी कि कोई सैनिक वगैरह जो थे वो वहाँ नहीं थे, क्योंकि सैनिकों को ही हथियार की आवश्यकता होती है, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो ढाल हो, चाहे भाला हो, चाहे कुछ भी हो। बंदूक वगैरह तो चलो नहीं थी, लेकिन जो बाकी चीज़ें थी हमारे प्राचीन हथियार थे जो उनकी बात करते हैं, तो इस तरह के कोई हथियार वहाँ नहीं मिले हैं। इससे साबित होता है कि वहाँ पे सैन्य यानी कि सैन्य सभ्यता नहीं थी, सैनिक नहीं थे। और सैनिक नहीं थे, क्यों नहीं थे? क्योंकि राजतंत्र नहीं था। अब राजतंत्र नहीं था तो इसका मतलब सभी हिल मिलकर सहोदर भाव से रहते थे, तो सहोदर भाव से रहने के कारण उनको वेपन्स की, हथियार की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, शिट, आगे देखिए कहाँ चला जाता है। नेक्स्ट, मगर कोई अनुशासन जरूर था। अब देखिए ये भी बात है कि हथियार से अनुशासन बनता है, तो ये कहेंगे कि अगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन संस्कृतियों में हथियार नहीं मिले, इसका मतलब क्या अनुशासन नहीं था? नहीं, बिल्कुल अनुशासित तरीके से रहते थे। ठीक है, जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर, ठप्पो, पानी या साफ सफाई जैसे सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। और वो अनुशासन कैसा था? चाहे नगर नियोजन की बात हो या वास्तुशिल्प की बात हो, चाहे मोहर या ठप्पो की बात हो, ठप्पे जो होते हैं ना सील उसको बोलते हैं, पानी या साफ सफाई की बात हो, जैसे सामाजिक व्यवस्था आदि में भी एक रूपता दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या था कि वहां पर अनुशासन था। क्या था बच्चों? अनुशासन था। और इस अनुशासन के कारण ही अगर सभी लोग अनुशासित तरीके से रह रहे थे, अपने आप से उनको समझ में आ रहा था कि हमें क्या करना है, उन्हें क्या करना है, सही तरह से सब कुछ जीवन यापन चल रहा था, तो वहाँ हथियारों की आवश्यकता कहाँ है? हथियारों की आवश्यकता होती है जब क्रांति होती है, जब आंदोलन होता है, जब विद्रोह होता है, या फिर जहाँ असंतोष होता है, वहाँ पर हथियारों की आवश्यकता होती है। तो ये सब तो हड़प्पा कालीन, मोहनजोदड़ो कालीन सभ्यता में था ही नहीं। इसका मतलब वहाँ पर हथियार इसलिए नहीं मिले हैं। दूसरी बात, एक बात तो ये मानी है कि उन्होंने, हो सकता है कि इस तरह से अनुशासन था इसलिए वो रहते थे। अब दूसरा अनुमान लगाया गया है कि जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद। कहा जाएगा कि जो प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, दबदबा, अब भाई राजा होगा वही तो दबदबा कायम करेगा, वर्चस्व करेगा, दबा के रखेगा जनता को, लेकिन वहां पर कोई राजा नहीं था तो प्रभुत्व की बात तो आती नहीं है। और दिखावे के तेवर का भी, कि कौन दिखावा करना चाहता है, कौन मतलब ये कौन बताना चाहता है कि मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, मेरा शासन चलेगा, मेरा नहीं चलेगा। अगर वह मुखिया भी होता था तो शायद वह मुखिया सबके साथ में हिलमिल कर रहता होगा, सबके साथ न्याय करता होगा, और उस न्याय को सभी लोग स्वीकार करते थे। इसलिए सैनिकों की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए विद्रोह की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए असंतोष नहीं हुआ किसी को, सभी लोग संतुष्ट थे। अब जब संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो किसी को कहाँ आवश्यकता है कि वो सैनिक का नियोजन करे, सैनिक का आयोजन करे, हथियारों को बनाए। तो हथियार और सैनिक की अनुपलब्धता का कारण यह है कि वहां पर प्रभुत्व और दिखावे की दुनिया से, दिखावे के साथ जीवन यापन नहीं करते थे, प्रेम भाव और सहोदर भाव से जीवन यापन करते होंगे। दूसरी जगहों पर राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड आदि मिलते हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं, तो वहां पर देखिए बच्चों राजतंत्र मिला है और धर्मतंत्र मिला है। जैसे मिस्र में आपको पता है, इजिप्ट में जो पिरामिड है ना, मिस्र के जो पिरामिड है वो क्या बताते हैं? वो धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, और राजतंत्र था, धर्मतंत्र था, वो बताते हैं। मेसोपोटामिया में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वहां पर महल वाले यानी कि प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल मिले हैं, मूर्तियां मिली है, पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं और न मंदिर मिले, कि ना तो कोई भगवान मिला है, न कोई राजा मिला है।
अगर राजमहल मिला होता तो पता चलता कि बहुत बड़े बड़े महल मिले, उससे पता चलता कि यहाँ राजा हुआ करते थे। लेकिन हड़प्पा कालीन संस्कृति में राजा नहीं थे, बस ऐसा था कि एक बहुत बड़ा घर था, उस घर में 2 बरामदे हुआ करते थे और 15-20 कमरे हुआ करते थे। उससे अनुमान लगाया गया है कि ये जो है इस शहर का मुखिया होगा, ठीक है, नगर का मुखिया होगा। वो जो मुखिया है वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता होगा, बस उसको सभी ने मुखिया चुनकर रखा होगा, मुखिया बनाया होगा और वो अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा होगा। इस अनुमान से उन्होंने ये बताया है, ठीक है। न राजाओं महंतों की समाधियां है और न कोई समाधियां है। जैसे मिस्र में जो इजिप्ट में जो मिला है, यानी कि जो पिरामिड्स थे, उन पिरामिड्स में ममीज रखी गई है। अब ये ममीज और उनके इतिहास से पता लगाया है, वहाँ लिखा हुआ भी है ऐसा ऐसा है, तो उससे पता लगा है कि इनकी जो संस्कृति थी या इनके जो पूर्वज थे वो किस प्रकार के थे, है ना। ममीज जो रखी गई है हमारे यहाँ पर, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों में इस तरह के कोई प्रमाण साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं जिनसे यह पता चले कि वहाँ पर राजा हुआ करते थे या महंत हुआ करते थे या राजमहल थे या फिर मंदिर थे। कोई भगवान को भी नहीं पूजा जाता था, और भगवान को पूजते थे। जैसे हम ऋग्वेद काल की बात करते तो ऋग्वेद काल में देवताओं का उल्लेख किया गया है, और देवताओं के उल्लेख में बताया है कि जैसे जल देवता है, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, वरुण देवता है, इन सबको देव बनाया गया है। तो ये जो प्राकृतिक जो चीजें थी, इन सभी को धरती माता है, इनको ही पूजा जाता था। पर्टिकुलर कोई नाम नहीं था कि कृष्ण है या राम है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये शायद उस संस्कृति के बाद के हो, ऐसा कहा जाता है ना 5000 साल पहले के हमारा इतिहास है, तो 5000 साल पहले क्या हम राम की बात कर सकते हैं, हम कृष्ण की बात कर सकते हैं, तो हो सकता है उनकी संस्कृति ऐसी हो। तो ये जो हम हड़प्पा कालीन मोहनजोदड़ो कालीन सभ्यता बोल रहे हैं, ये राम और कृष्ण के पहले की सभ्यता है। तो उस समय किसी प्रकार का कोई राज शासन नहीं था, ठीक है। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर नहीं आएगा। यहाँ की मूर्ति शिल्प छोटे और औजार भी है, मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी है, ठीक है, औजार भी है। औजार मतलब इंस्ट्रूमेंट, हथियार नहीं। हथियार और औजार में फर्क पड़ता है। हथियार तो होते हैं वेपन्स, एंड जो औजार होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जिससे वो अपना उद्योग का कार्य चलाते थे। मोहनजोदड़ो के नरेश, नरेश कौन होता है? नर का ईश। नरेश एक संधि युक्त शब्द है, और इसका संधि विच्छेद जो करेंगे हम करेंगे नर धन ईश, यानी कि मनुष्यों का भगवान, मनुष्यों का ईश, मनुष्यों में प्रथम, उसको कहा जाता था नरेश। तो मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी की जा सकती है कि उससे छोटा भी हो सकता है। और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। मिस्र की नावों में और मोहनजोदड़ो की नावों में काफ़ी फर्क था, काफ़ी भेद था, और इस आधार पर यह बताएगा कि भले ही उनकी तरह दिखती थी, लेकिन मिस्र की नावें बहुत बड़ी बड़ी थी और इनकी नावें बहुत छोटी थी। इसका मतलब कि सिंधु नदी में ज़्यादा इतना जल नहीं था कि उनको बहुत बड़ी बड़ी जहाज जैसी नावों की आवश्यकता पड़े, है ना। छोटी छोटी नावों के माध्यम से भी वो अपना जीवन जो है वो निकाल लेते थे, गुजार रहे थे। आज के मुहावरे में कह सकते हैं वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी। कैसी थी? लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल क्या कहेंगे? बहुत कम संसाधन में जीवन यापन करने वाली। लो प्रोफाइल किसको बोलेंगे? कम संसाधन में जीवन यापन करने वाली सभ्यता, ठीक है, करने वाली सभ्यता। लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति और छोटे रूप में भी महानता को बताने वाली संस्कृति थी ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन संस्कृति। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को भी देखते हुए उसमें समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। ये ना बोर्ड बहुत ज्यादा, भव्यता का आडंबर नहीं था। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके हैं। इनकी अनबुझ लिपि, अनबुझ जिसको बूझा नहीं गया है, जिसे जाना नहीं गया,
जा सका। इनकी जो लिपि कैसी अनबुझ है, क्योंकि इनकी लिपि में लिखे शब्दों को पहचाना नहीं गया अभी तक भी। अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं कि अभी भी इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ ऐसा है कि अगर लिपि को समझ लेंगे तो शायद थोड़ा बहुत हमको समझ में आ जाए, लेकिन नहीं जान पाए हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं था। धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। क्या बोलता है यहाँ पर? तकनीकी का विकास कम हुआ था लेकिन कला का विकास अधिक हुआ था। किसका? कला का विकास। क्योंकि वे बताते हैं कि यहाँ पर क्या मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां थी, सुनिर्मित मोहरे थी और मोहरे भी बहुत सुंदर सुंदर थी और बारीकी से उस पर आकृतियां और खिलौने बने हुए थे, केश विन्यास था, आभूषण बने हुए थे, सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि स्वरूप सिंधु को सभ्यता को तकनीक बनाता है। मतलब तकनीक की तो कम थी लेकिन वहां पर कलात्मकता ज्यादा थी। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों कि जो राज पोषित और धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, यानी कि जो राजा के शासन और धर्म के शासन से न पनपकर केवल और केवल प्रजा के, यानी कि प्रजा जो थी अपने सामूहिक रूप से एक दूसरे की मदद करके और फिर आगे बढ़ती थी। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। इसलिए शायद मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन संस्कृति है जो अपने वर्चस्व के आधार पर, यानी कि अपने दबदबे के आधार पर न और बल्कि छोटे स्तर पर संपन्न हुई थी। और बहुत छोटा एरिया था, नगर भी बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, घर भी छोटे छोटे थे, सब कुछ संकुचित था। मतलब ये क्या करती थी कि भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। आकार की भव्यता नहीं थी, बड़े आकार की जगह कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं, कुछ सुइयाँ भी प्राप्त हुई है। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली है जिनमें एक 2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारीक कशीदेदारी में काम आती होगी। इससे क्या साबित होता है कि कशीदाकारी भी वहाँ पर किया जाता था हाथ से। कि तांबे और कांसे की सुइयाँ तो प्राप्त हुई है, लोहे की, तांबे और लोहे की जो सुइयाँ वो तो प्राप्त हुई है, साथ में सोने की सुई भी प्राप्त हुई है। इसका मतलब जो बड़े लोग हुआ करते होंगे या जो प्रमुख मुखिया हुआ करता होगा, शायद उनके घर में सोने की सुई का प्रयोग किया जाता होगा। याद करें, नर्तकी के अलावा 4 मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। दुशाला मतलब एक शॉल जैसा होता है ओढ़ने वाला, है ना। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है, ठीक है, अभी का नहीं है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत तांबे के सुइयां भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि मोटी मोटी सुइयां भी होती थी, तो इससे लगता है कि शायद दरी वगैरह बुनने के लिए ही इनको काम में लिया जाता होगा। वह शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई। मौजूद खंडरों को बचाकर ही रखना अब अपने आप में बड़ी चुनौती हो गई है, इसलिए अब खुदाई का काम नहीं हो पाया है। अगर इस तरह की समस्या नहीं आती तो शायद और खुदाई हो सकती थी। तो बच्चों आज इतना ही कर पाएंगे। अगर मैंने क्वेश्चन आंसर छेड़ दिए तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट बाकी है और 6 मिनट में मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करवा पाऊंगी। क्वेश्चन आंसर की हम कल एक और क्लास लेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है, साथ में इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन निकलेंगे और ये हमारे जीवन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम करेगा। बहुत अहमियत रखता है ये पाठ, क्योंकि हम शायद नहीं जानते थे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में, इतना कुछ नहीं पता था कि वहाँ पर क्या क्या मिला है क्या नहीं मिला है। और इस पाठ को पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चों में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी और ये मान के चलेंगे कि हाँ शायद हमको भी देखना चाहिए ये, है ना। अभी तक यही नहीं पता, चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, यही नहीं पता कौन से बोर्ड का है। तो एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी का है, ये वितान भाग 2 का 3rd चैप्टर है, यानी कि लास्ट चैप्टर है। तो चलिए बच्चों, अब आप सभी से आज्ञा लूँगी मैं
और चलती हूँ, अब कल फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ में, और फिर ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा था कि आज मैं इसको फिनिश कर दूंगी, लेकिन ऐसे ही केवल पढ़ने मात्र से नहीं होता है, कुछ समझाना भी पड़ता है बीच बीच में। तो चलिए, ऑलमोस्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया है, क्वेश्चन आंसर जो है वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।